हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द नेक्स्ट पर। आशा करता हूं कि आप वीडियोस के द्वारा अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 8th की इंग्लिश के रिवीजन एक्सरसाइज सेकंड पेज नंबर 84 पर इसका सॉल्यूशन समझेंगे। तो रिवीजन एक्सरसाइज प्रारंभ करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप वीडियोस को टाइम पर देख पाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। रिवीजन एक्सरसाइजेस सेकंड। ये पिछली बार हमने रिवीजन एक्सरसाइजेस फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, इसमें हम सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। रीड एंड लर्न। रीड एंड लर्न, पढ़ो और याद करो। ब्रिलियंट, बिलोंग, परहैप्स, जीनियस, अराइज, प्रैटी, अनएक्सपेक्टेड, वेजिटेरियन, पोर्ट्रेट, डैमेज, एस्ट्रोनॉट, सम्पशुअस। इनके अर्थ देख लेते हैं। ब्रिलियंट प्रतिभाशाली या प्रतिभावान को कहते हैं। बिलोंग से संबंधित या संबंधित। परहैप्स शायद। जीनियस प्रतिभावान या निपुण, प्रवीण, इनको कहते हैं। जीनियस का अर्थ है प्रतिभावान, निपुण या प्रवीण। अराइज मीन्स उगना या उठना। प्रैटी सुंदर। अनएक्सपेक्टेड अवांछित, अनचाही। वेजिटेरियन शाकाहारी। पोर्ट्रेट का अर्थ होता है तस्वीर या चित्र। डैमेज का अर्थ है नुकसान या हानि पहुंचाना या हानि, डैमेज। एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री। सम्पशुअस कहते हैं वैभवशाली या शानदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्ड पावर में। ए, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 है कृष्ण देव राय रिवॉर्डेड द आर्टिस्ट विद द चीफ मिनिस्टरशिप या प्राइम मिनिस्टरशिप। तो इसमें प्राइम मिनिस्टरशिप, चीफ मिनिस्टरशिप। तो इसमें बच्चों जो कृष्ण देव राय जो राजा था, उसने कलाकार जो आर्टिस्ट था उसको चीफ मिनिस्टरशिप का पद दिया था, तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टरशिप आएगा। दूसरा है राजा वर्मा वॉज अ ब्रिलियंट कुक या आर्टिस्ट, तो वह आर्टिस्ट था राजा वर्मा। बी नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें बी नंबर के प्रश्न में राइट 10 वर्ड्स विच हैव अन ऑब्लिक इन एज प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस कहते हैं उपसर्ग। तो राइट 10 वर्ड्स, 10 शब्द लिखिए जिनमें अन और इन लगे हुए हों उपसर्ग के रूप में। तो ये बच्चों यहाँ पर 10 शब्द लिखे हुए हैं। अनेबल, unknown, unhappy, unkind, uncover, unload, indirect, incorrect, invisible, incomplete। इनका एक तरीके से अन और इन लगाने के बाद इनके जो अर्थ हैं वह विपरीत हो जाते हैं, और ये उपसर्ग लगे हुए 10 शब्द आपके लिख दिए गए हैं। किसी में अन लग रहा है, किसी में इन। सी नंबर का प्रश्न देखते हैं। चलिए, पिक द ऑड वन आउट। इनमें से जो ऑड मीन्स जो अलग है, विषम है, उसको छांटिए। कहने का अर्थ है कि इसमें 3 चीज़ें या वस्तुएं एक जैसी होंगी और एक चीज़ कोई भी अलग होगी। तो क्लॉक, वॉच, ट्रैक्टर, टाइम पीस। तो यहाँ क्लॉक, वॉच, टाइम पीस, ये तीनों चीज़ें घड़ी से संबंधित है। ट्रैक्टर अलग है, तो यहाँ पर ट्रैक्टर लिख दिया गया है। दूसरा है थीव्स, डक्स, रॉबर्स, पिक पॉकेट्स। तो यहाँ थीव्स चोर को कहते हैं चोर, डक्स बतख हैं, रॉबर्स लुटेरे, पिक पॉकेट्स कहते हैं जेब काटने वाले या जेब काटना एक तरीके से। तो यहाँ पर डक अलग हो गया, तो डक्स अलग है। यहाँ पर ट्रैक्टर अलग हो गया, तो ये आंसर लिख दिए। डी नंबर का प्रश्न देखते हैं हम। राइट द सिनोनिम्स ऑफ। सिनोनिम्स कहते हैं समानार्थी।
पर्यायवाची या समानार्थी, एक जैसे अर्थ वाले। जॉइन मीन्स जुड़ना एक तरीके से, कनेक्ट या यूनाइट, तो ये इनके समानार्थी हो गए। मूव, मूव का अर्थ होता है चलना, हिलना या आगे बढ़ना, तो इसका हो गया वॉक, प्रोसीड और प्रोग्रेस। ये तीनों वर्ड्स मतलब इसके समानार्थी हैं। आप इन तीनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 लिखे हैं या 3 लिखे हैं, आपके हिसाब से। एक पूछे तो 1 लिख दें और 2 पूछें तो 2 लिख दें। ई नंबर का प्रश्न देखते हैं। राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर। राइमिंग वर्ड्स कहते हैं तुकांत शब्दों को, एक जैसी इनके जो अंतिम उच्चारण है वो एक जैसा आएगा, तुकांत आएगा। तुक में मतलब इसका एंडिंग पोर्शन है वो तुकमय आएगा। तो स्ट्रिंग इसका हो गया थिंग, ब्रिंग। हाई का फ्लाई, स्काई, साई, तो हाई, फ्लाई, स्काई, साई। स्ट्रिंग, थिंग, ब्रिंग, तो एक जैसी आवाज वाले हो गए, तो इनको कहेंगे राइमिंग वर्ड्स। अगला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन में, देखते हैं। ये बच्चों प्रश्न है जो कि आपने पिछले पाठों में, लेसन्स में पढ़े हुए हैं, तो इनको आप अपनी जो कॉपी है, फेयर कॉपी, वहाँ से इनको याद कर लें। ये भी वही प्रश्न हैं, तो आप इनको वहाँ से अपने फेयर कॉपी में से देख लें। अगला है लेट्स लर्न, आओ सीखें। तो ए नंबर पर देखते हैं क्या है। यूज़ करेक्ट प्रीपोजिशंस, करेक्ट प्रीपोजिशंस का उपयोग करना है, यहाँ पर प्रयोग करना है। तो नंबर 1 देखते हैं। ये 2 प्रीपोजिशंस दिए हैं, इनमें सब में 2-2 दिए हैं, इनमें से कोई एक का आपको करेक्ट जो है उसका यूज़ करना है। नंबर 1 देखते हैं। द किंग इनवाइटेड द आर्टिस्ट, द किंग इनवाइटेड द आर्टिस्ट खालिस्तान द कोर्ट, तो यहाँ पर बच्चों 2 आएगा। तो द किंग इनवाइटेड द आर्टिस्ट टू द कोर्ट, राजा ने जो कलाकार था उसको कोर्ट में आमंत्रित किया, दरबार में आमंत्रित किया। कोर्ट मतलब दरबार। बी नंबर का प्रश्न है। ही वॉज वेल नोन, ही वॉज वेल नोन खालिस्तान हिज जीनियस, तो फॉर आएगा इसके लिए, फॉर हिज जीनियस, वह अपनी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। सी नंबर का प्रश्न है। डिवाइड दीज स्वीट्स खालिस्तान ऑल द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बच्चों एक बात बताना चाहूँगा, जब समूह में कोई चीज़ वितरित की जाए तो वहाँ अमंग आएगा, मतलब 2 से ज़्यादा के बीच में कोई हम बांटने की बात करते हैं या वितरण की बात करते हैं, तो 2 से ज़्यादा के लिए अमंग और 2 के बीच में बिटवीन आता है। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थियों के बीच में ये जो मिठाई वितरण की बात है, तो डिवाइड दीज स्वीट्स अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, ये इस मिठाई को या इन मिठाइयों को सभी बच्चों के बीच में, सभी विद्यार्थियों के बीच में वितरित कर दीजिए, तो यहाँ अमंग आएगा। डी नंबर का प्रश्न है। आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवेल सिंस 3 o'clock, तो यहाँ खालिस्तान की जगह पे सिंस आएगा, क्योंकि निश्चित समय के लिए सिंस आता है। जैसे 3 o'clock है, फिक्स टाइम है, यहाँ पर 3 बजे की बात आ रही है, तो सिंस आएगा। और अनिश्चित समय के लिए फॉर आता है। ठीक है, अगला देखते हैं। ई नंबर का प्रश्न है। द टीचर इज प्लीज्ड खालिस्तान द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर विद आएगा। प्लीज के साथ जनरली विद का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। एफ नंबर देखिए। द बेल रैंग एंड ऑल द स्टूडेंट्स रेन, यहाँ 2 आएगा। टू देयर क्लासरूम्स, उनके कक्षाओं की तरफ चले गए। जी नंबर का प्रश्न है। वी ट्रेवल्ड खालिस्तान बस, तो यहाँ पर बाय आएगा। वी ट्रेवल्ड बाय बस, हमने बस के द्वारा यात्रा की या बस से यात्रा की। एच द डॉक्टर इज सिटिंग खालिस्तान हिज क्लिनिक, तो यहाँ पर इन आएगा। यहाँ इन और इनटू के बारे में बताना चाहूँगा कि जब पहले से कोई चीज़ या कोई व्यक्ति पहले से ही कमरे के अंदर है या
नदी में है जैसे कोई, या कमरे में है तो इन आएगा। और अगर गति के साथ हुआ जैसे कमरे में जा रहा है तो गोइंग इनटू द रूम आएगा, गोइंग इनटू द रूम कह सकते हैं। जब गति के साथ हम किसी कमरे में या कहीं किसी स्थान पर प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर इनटू आएगा, और साधारणतया इन आएगा जब पहले से ही अगर वहाँ पर उपस्थित हैं तो। बी नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें चलिए, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग एंड ऑब्लिक बट। ये जो दो सेंटेंसेस दिए हैं प्रत्येक क्वेश्चन में, तो इनको एंड या बट, एंड मीन्स और बट मीन्स लेकिन, तो एंड या बट के द्वारा इनको जोड़ना है। तो एंड का अर्थ सकारात्मक वाक्य के तौर पे आता है, सकारात्मक भाव या अर्थ निकले तब आता है। बट का प्रयोग तब करते हैं हम जब इसका विपरीत स्वभाव या विपरीत अर्थ निकले। तो देखते हैं, गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, मुझे दूध का एक ग्लास दीजिए। दूसरा वाक्य है इसी का, गिव मी अ लोफ ऑफ ब्रेड, मुझे लोफ ऑफ ब्रेड कह सकते हैं पाव रोटी को, तो मुझे पाव रोटी दीजिए। तो यहाँ पर भाव समान है, तो यहाँ पर आ जाएगा गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड अ लोफ ऑफ ब्रेड। अब यहाँ पर बच्चों गिव मी और गिव मी समान है, तो समान को एक ही बार लिखना उचित है, इसलिए गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड लगा के फुल स्टॉप हटा देंगे, अ लोफ ऑफ ब्रेड। तो लोफ ऑफ ब्रेड जो है गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, और यहाँ फुल स्टॉप हटाना पड़ेगा, एंड लगा के अ लोफ ऑफ ब्रेड, तो ये हो जाएगा। दूसरा है शी इज़ अ गुड प्लेयर, वह एक बहुत अच्छी खिलाड़ी है। शी इज़ नॉट अ गुड रीडर, वह एक अच्छी रीडर नहीं है। तो यहाँ पर विपरीत अर्थ हो रहा है, तो यहाँ विपरीत अर्थ हो रहा है, तो इसके लिए हम बट लगाएंगे। तो शी इज़ अ गुड प्लेयर बट, अब यहाँ शी इज़ और शी इज़ दोनों समान है, तो इसका ये शी इज़ हटा देंगे। बट शी इज़ बट नॉट अ गुड प्लेयर, तो यहाँ पर हम नॉट, शी इज़ अ गुड प्लेयर बट, फुल स्टॉप तो हटाएंगे ही सभी का, बट नॉट अ गुड प्लेयर, सॉरी बट नॉट अ गुड रीडर। तीसरा है द डॉक्टर्स डिड देयर बेस्ट, द पेशेंट डाइड, डॉक्टर ने अपना 100% दिया या अपना काम पूर्ण तरीके से ईमानदारी से किया, बट पेशेंट डाइड, लेकिन मरीज मर गया। तो यहाँ पर विपरीत स्वभाव की प्रकृति आ रही है कि 100% डॉक्टर ने तो अपना काम अच्छे से किया लेकिन मरीज मर गया, तो यहाँ पर लेकिन आएगा। तो द डॉक्टर्स डिड देयर बेस्ट बट पेशेंट डाइड, तो यहाँ पर ये द लगा सकते हो, छूट गया है, बट द पेशेंट डाइड, यहाँ पर ये द रह गया है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, बट द पेशेंट डाइड। चौथा है आर्यन केम फर्स्ट इन साइंस, आर्यन विज्ञान में प्रथम आया। आर्यन केम फर्स्ट इन इंग्लिश, और आर्यन इंग्लिश में भी प्रथम आया। तो दोनों वाक्य एक जैसी प्रकृति के हैं, समान भाव है, तो हम यहाँ पर आर्यन केम जो फर्स्ट, यहाँ तक सब में दोनों सेंटेंसेस में इक्वल है, तो हम लिखेंगे आर्यन केम फर्स्ट इन साइंस एंड लगा के फुल स्टॉप यहाँ से हटा देंगे, एंड इन इंग्लिश, और ये डबल डबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो एंड इन इंग्लिश या एंड इंग्लिश दोनों में ये इन एक जैसे आ रहे हैं, तो यहाँ तक हम इन तक हम पूरा सेंटेंस इसका ये इतना भाग कट कर देंगे दूसरे सेंटेंस का। 5वां नंबर लिखेंगे शी डिलीवर्ड अ गुड स्पीच, उसने बहुत अच्छा भाषण दिया। मैनी ऑफ अस कुड नॉट हियर हर, और हम में से कई ने उसे सुना नहीं, या हम में से कई उसको सुन नहीं पाए या सुन नहीं सके। तो शी डिलीवर्ड अ गुड स्पीच बट, यहाँ पर विपरीत भाव आ रहा है तो बट लगाएंगे, बट मैनी ऑफ अस। अब यहाँ पर बच्चों समान कुछ मिल नहीं रहा, इसलिए हम बट लगा के पूरा सेंटेंस यहाँ तक लिखेंगे। तो ये आपका एक तरीके से ये व्यवस्थित देख लीजिए इनको, और इनको आप अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगले पेज पर चलते हैं।
अगले पेज पर सी नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो आफ्टर एडिंग एल वाई टू दैम। फिल इन द ब्लैंक्स, ये खाली स्थान भरने हैं। चूजिंग वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे जो शब्द दिए गए इनमें से छांट करके, लेकिन कैसे? आफ्टर एडिंग एल वाई, लेकिन इनमें हम एल वाई जोड़ करके इन शब्दों के जो एल वाई वाले वर्जन हैं या एल वाई जोड़ करके इनके जो खाली स्थान है इनमें भरना है। चलिए तो पहला नंबर देखते हैं। ही डिड हिज वर्क बैडली। बैडली यहाँ पर इसको एडवर्ब बना दिया गया है, एल वाई जोड़ करके, ये बैड में एल वाई जोड़ दिया। तो इसमें ही डिड हिज वर्क बैडली, इसका मतलब है उसने अपना काम खराब ढंग से किया या थोड़ा गलत तरीके से किया, खराब तरीके से किया। दूसरा है, आई फुलिशली थॉट दैट एवरीवन वुड सॉल्व द पजल। मैंने मूर्खतापूर्ण ढंग से या मूर्खतापूर्ण ये सोच लिया दैट एवरीवन वुड सॉल्व द पजल, कि हर कोई इस पजल को या इस पजल कहते हैं पहेली को सॉल्व कर देगा। तीसरा है, द टीचर लिसन्ड टू मी पेशेंटली। शिक्षक ने मुझे ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, पेशेंटली कहते हैं धैर्यपूर्वक सुना। चौथा है, दे डांस्ड ब्यूटीफुली। उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से डांस किया। ब्यूटीफुली का अर्थ यहाँ पर आकर्षक ढंग से, बहुत सुंदर तरीके से नृत्य किया। डांस मतलब नृत्य किया। तो ये यहाँ पर बैडली, फुलिशली, पेशेंटली, ब्यूटीफुली, ये हमने इन शब्दों में एल वाई जोड़ करके नए शब्द बनाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स रीड, आओ पढ़ें। तो इसमें ए नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। रीड द पोएम गिवन बिलो केयरफुली। नीचे दिए गए इस पोएम को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो चलिए पढ़ते हैं। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। नॉट गोल्ड, यहाँ गोल्ड से अर्थ है सोना, संसाधन या धन संपदा, और मैन से इस आशय है यहाँ पर सभी, समस्त, हमारे राष्ट्र के समस्त लोगों से, जितने भी राष्ट्र के समस्त महिला पुरुषों की भागीदारी कंप्लीट रूप से, मेन का जो अर्थ है उसमें महिला और पुरुषों की दोनों की भागीदारी से है। तो नॉट गोल्ड, केवल सोना, संसाधन या धन संपदा ही नहीं, अपितु लोग, कैन मेक, मैन मीन्स लोग, बना सकते हैं अ पीपल, अ पीपल कहते हैं राष्ट्र या देश को, ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। अपितु लोग एक राष्ट्र को, लोग राष्ट्र को महान और मजबूत, ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, महान और मजबूत बना सकते हैं। अब कैसे लोग हैं जो महान और मजबूत बना सकते हैं? मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर्स सेक। मैन ऐसे लोग जो सत्य और सम्मान की खातिर, स्टैंड फास्ट, खड़े रहते हैं, एंड सफ़र लॉन्ग, और लंबे समय तक कष्ट झेलते हैं, और अपने सम्मान और सत्य की खातिर वो अडिग रहते हैं और लंबे समय तक कष्ट झेलते हैं। ऐसे लोग देश को महान और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगला स्टेंजा या लाइन है, ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप। बहादुर लोग, ब्रेव मैन यहाँ मेन बहुवचन के रूप में आ रहा है बार बार, तो इसका मतलब समस्त लोगों से है। बहादुर लोग, हु वर्क वाइल, जो कि काम करते हैं, वाइल अदर्स, जबकि दूसरे सोते हैं, हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई। महान लोग काम करते हैं जबकि अन्य लोग सोते हैं, और वही महान लोग बहादुरी से डटे रहते हैं, डेयर सामना करते हैं, जबकि अदर्स फ्लाई, और जबकि दूसरे भाग खड़े होते हैं। फ्लाई का मतलब वैसे उड़ना होता है, तो यहाँ पर एक तरीके से कहेंगे रफू चक्कर हो जाना, भाग जाना। तो ऐसे बहादुर लोग जो कि
काम करते हैं और दूसरे सोते रहते हैं और वो लड़ते रहते हैं बहादुर, और जबकि दूसरे भाग जाते हैं, तो ऐसे लोग जो बहादुर हैं वही लोग अपने राष्ट्र को मजबूत और स्ट्रॉन्ग, ताकतवर बना सकते हैं। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप। दे मीन्स वे बिल्ड बनाते हैं, दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप। वे राष्ट्र के जो स्तंभ हैं उनको और मजबूती प्रदान करते हैं, यानी उसको राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं, और राष्ट्र के जो पिलर हैं, स्तंभ है, उनको गहराई प्रदान करते हैं। एंड लिफ्ट दैम टू द स्काई। और जो पिलर्स हैं, स्तंभ हैं राष्ट्र के, उनको ऊंचा उठाते हैं। कहाँ तक? आसमान तक, आकाश तक ऊंचा स्तंभों को आकाश तक ऊंचा ले जाते हैं। कहने का अर्थ है अपने राष्ट्र का नाम रोशन करते हैं। कौन? बहादुर लोग, और जो सत्य और सम्मान की खातिर लड़ते हैं। ऐसे लोग अपने राष्ट्र का सम्मान ऊंचाइयों तक, आसमां तक या आकाश तक ऊंचा बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? सम्मान। चलिए अब इस के क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन कैन मेक अ नेशन ग्रेट? किस प्रकार के लोग राष्ट्र को महान बना सकते हैं? तो इसका उत्तर यहाँ बच्चों लिख रखा है साइड में, ये इसी का उत्तर है पहले प्रश्न का। आप लिख लीजिएगा यहाँ से। द मेन, ऐसे लोग हु स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग फॉर ट्रूथ एंड ऑनर। ऐसे लोग जो अपने सम्मान और सत्य के लिए खड़े रहते हैं सदा और मुश्किलों में सामना करते हैं। एंड मैन, और ऐसे लोग, एंड द मैन हु वर्क वाइल अदर स्लीप। और ऐसे लोग जो कि काम करते हैं जबकि दूसरे भाग जाते हैं। तो कैन ओनली मेक अ नेशन ग्रेट। यहाँ पर आप इसको हटा भी सकते हैं। एंड द मैन हु वर्क, तो वाइल जो है, वाइल से और स्लीप तक का हटा भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। द मैन हु वर्क कैन ओनली मेक अ नेशन ग्रेट, जोड़ भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर। इनके लिए राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं जो इस पोएम के अंदर दिए हैं, उन्हीं में से हमको छांट के लिखने हैं। तो मेक का सेक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग का लॉन्ग हो जाएगा, स्लीप का डीप, फ्लाई का स्काई। तीसरा प्रश्न है गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पोएम। कविता का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इसका आंसर है द सूटेबल टाइटल टू द पोएम इज मैन एंड नेशन। इस कविता का शीर्षक है, जो उपयुक्त शीर्षक है वो है मैन एंड नेशन। तो ये आपका कविता का समस्त हिंदी अनुवाद और प्रश्नों सहित पूरा विवरण कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला पेज नंबर 87 देखते हैं। 87 नंबर पेज पर बी प्रश्न है जिसमें एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को हमें पढ़ना है और हिंदी अनुवाद या अर्थ समझ करके इन प्रश्नों के उत्तर भी देना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बी, रीड द पैसेज केयरफुली। पैसेज कहते हैं बच्चों गद्यांश को। गद्यांश मतलब कोई एक गद्य है, रचना है, उसमें से उसका छोटा सा अंश यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो रीड द पैसेज केयरफुली, इस गद्यांश का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। तो चलिए। वी ऑफन ट्रेवल इन अ ट्रेन और अ बस एंड सी थेफ्ट ऑफ लगेज और पिक पॉकेटिंग टेकिंग प्लेस। हम अक्सर ट्रेन में या बस में यात्रा करते हैं, एंड सी, और देखते हैं क्या, थेफ्ट ऑफ लगेज और पिक पॉकेटिंग टेकिंग प्लेस। और वहाँ पर हम सामान, लगेज कहते हैं सामान की चोरी, और पिक पॉकेटिंग कहते हैं जेब कटने जैसी घटनाओं को देखते हैं। ऐसी घटनाएं अधिकतर यात्रा के समय होती रहती हैं। वी ऑल्सो नो दैट, हम यह भी जानते हैं कि
that warnings regarding such incidents are written in bold letters at many places. हम ये भी जानते हैं कि वहाँ पर जो चेतावनियाँ हैं, ये इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, चोरी की और पॉकेट कटने की जो घटना है, इनसे संबंधित कुछ चेतावनियाँ वहाँ पर बोल्ड अक्षर, मोटे मोटे अक्षरों में लिखी रहती हैं कई स्थानों पर। फिर भी हम उनको कभी कभी अनदेखा कर देते हैं या ध्यान में नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण हम अलर्ट नहीं रह पाते। चलिए आगे देखते हैं। अलर्ट नहीं रह पाते तो इसके कारण ये ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। इवन द ऑफिशियल्स अनाउंस, यहाँ तक कि जो इस से संबंधित जो अधिकारी हैं या जो संस्थाएं, वो अनाउंस मतलब घोषणा करती हैं, बताती रहती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, रिगार्डिंग सच इंसिडेंट्स, ऐसी घटनाओं से संबंधित समय समय पर अनाउंसमेंट होते रहते हैं। जो अधिकारी हैं वो समय समय पर इसकी अनाउंसमेंट करते रहते हैं। एंड रिक्वेस्ट द पैसेंजर्स, और यात्रियों को ये निवेदन करते हैं टू बी कॉशियस, बहुत सावधान रहने के लिए, एंड केयरफुल, और ध्यानपूर्वक और सावधान रहने के लिए वो ऐसी अनाउंसमेंट करते रहते हैं। इस प्रकार के अनाउंसमेंट होने के बाद भी कुछ घटनाएं होती रहती हैं। तो पैसेंजर्स टू बी कॉशियस एंड केयरफुल, सावधान रहने के लिए उनको ये रिक्वेस्ट किया जाता है। सच इंसिडेंट्स जनरली टेक प्लेस, फिर भी सच इंसिडेंट्स जनरली टेक प्लेस व्हेन पैसेंजर्स आर स्लीपिंग और पासिंग थ्रू अ क्राउड और कैरिंग अ लॉट ऑफ लगेज। ऐसी घटनाएं सामान्यतः कब होती हैं? जब यात्री या तो सो रहे होते हैं, या वो भीड़ में से गुजर रहे होते हैं, या बहुत सारा सामान वो ले जा रहे होते हैं, तब ऐसी घटनाएं ज़्यादातर होती हैं। समटाइम्स मिक्सिंग विद स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स कहते हैं अजनबी, अजनबी लोग। सफ़र या यात्रा के समय आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग अजनबी ही मिलते हैं, एक दूसरे से किसी की कोई पहले से जान पहचान नहीं रहती है। तो समटाइम्स मिक्सिंग विद स्ट्रेंजर्स, कभी कभी अजनबियों के साथ घुलना मिलना, एंड टेकिंग ईटेबल्स फ्रॉम देम, और उनसे खाने पीने की चीज़ें ले लेना, साझा कर लेना, मे ऑल्सो बी द कॉज ऑफ गेटिंग इनटू द ट्रैप ऑफ क्रिमिनल्स। ये भी एक मुख्य कारण है कि कभी कभी हम उनके साथ घुल मिल जाते हैं और उनसे खाने पीने की चीज़ें ले लेते हैं, तो इसके कारण भी हम उन अपराधियों के जाल में फंस जाते हैं या पड़ जाते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए यात्रा करते समय किसी भी अजनबी व्यक्ति से आप खाने पीने की चीज़ें ना लें और उनके साथ ज़्यादा घुले मिलें नहीं। ट्रेन में यात्रा करते समय ये चेतावनियाँ ज़्यादातर जगह जगह पर लिखी रहती हैं, तो हमें हमेशा उनका पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये पैसेज पूरा हुआ। अब इनके प्रश्नों को उत्तर हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इंसिडेंट्स कैन टेक प्लेस विथ पैसेंजर्स, यात्रियों के साथ कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? तो पहले नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर ये है, थेफ्ट ऑफ लगेज और पिक पॉकेटिंग कैन टेक प्लेस विद द पैसेंजर्स। थेफ्ट ऑफ लगेज, सामान की चोरी, और पिक पॉकेटिंग, जेब काटने जैसी या जेब कटने जैसी घटनाएं टेक प्लेस विद द पैसेंजर्स, यात्रियों के साथ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, व्हाट मेजर्स आर टेकन टू वार्न द पैसेंजर्स अगेंस्ट सच इंसिडेंट्स। अगेंस्ट सच इंसिडेंट्स, ऐसी घटनाओं के अगेंस्ट या विरुद्ध ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको चेतावनी के रूप में बताया जा सकता है या लिया जा सकता है? तो ये दूसरे प्रश्न का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, वार्निंग रिगार्डिंग सच इंसिडेंट्स आर रिटन इन बोल्ड लेटर्स at many places. Even the officials announce from time to time regarding such incidents and request the passengers to be
कॉशियस एंड केयरफुल, यहाँ तक लिख सकते हैं, वार्निंग से लेके केयरफुल तक। अगला प्रश्न है व्हाट मे हैपन इफ समवन रिसीव्स ईटेबल्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। क्या होता है कि जब कोई अजनबियों से खाना या खाने पीने की वस्तुएं ग्रहण करता है या लेता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा टेकिंग ईटेबल्स फ्रॉम दैम मे ऑल्सो बी द कॉज ऑफ गेटिंग इनटू द ट्रैप ऑफ क्रिमिनल्स। यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है चौथा नंबर का प्रश्न गिव अ सूटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज। इस दिए गए जो ऊपर पैसेज दिया गया इसका सूटेबल टाइटल लिखना है। तो द सूटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज इज सेफ ट्रेवलिंग। इसका आंसर हो गया सेफ ट्रेवलिंग मतलब सुरक्षित यात्रा। इस प्रकार आपका ये पैसेज का क्वेश्चन आंसर और हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। अब एक प्रश्न और बचता है लेट्स राइट, आओ लिखें। फर्स्ट नंबर का है इमेजिन यू आर एट अ बस स्टेशन। कल्पना कीजिए कि आप एक बस स्टेशन पर हो। डिस्क्राइब द सीन, तो वहाँ का जो सीन है उसका वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हमने बच्चों कॉपी में लिख रखा है, आप वहाँ से इसको लिख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों ये उस क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए हम इसका हिंदी अनुवाद सहित इसका आंसर देखते हैं। इट्स 9 AM, सुबह के 9 बजे का समय है। एंड आई एम वेटिंग फॉर माई बस एट बस स्टेशन, और मैं बस स्टेशन पर अपनी बस के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। आई केम हेयर टू ट्रेवल बाय बस टू गो टू माई विलेज। मैं अपने गाँव जाने के लिए बस से अपने गाँव जाने के लिए यात्रा करके बस से यात्रा करके गाँव जाने के लिए यहाँ पर आया। देयर आर मैनी बसेस हेयर, यहाँ पर बहुत सारी बसें हैं। न्यूज़पेपर वेंडर्स आर सेलिंग न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर जो वेंडर हैं बेचने वाले हैं वो न्यूज़पेपर बेच रहे हैं। देयर इज़ अ बिग क्राउड नियर द बसेस, बसों के आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैनी पीपल आर टेकिंग देयर टिकट्स फ्रॉम डिफरेंट विंडोज़, कई लोग अलग अलग खिड़कियों से अपने टिकट खरीद रहे हैं। जो टिकट विंडोज़ रहती हैं, टिकट लेने वाली जो खिड़कियां, वहाँ से टिकट खरीद रहे हैं। आई हैव परचेज्ड माई टिकट फ्रॉम सेम विंडो, मैंने जहाँ से टिकट मिल रहे थे उसी खिड़की से मैंने भी अपना टिकट खरीदा है। माई बस हैज़ कम, मेरी बस आ चुकी है। नाउ आई एम गोइंग टू सिट इन माई बस, और मैं अब अपनी बस में बैठने के लिए जा रहा हूँ। सून इट इज़ अबाउट टू लीव, बहुत जल्दी यह यहाँ से छूटने वाली है। तो इस प्रकार बच्चों ये आपके उस क्वेश्चन का आंसर पूरा हुआ। वापस बुक में आते हैं। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड मेंशनिंग योर हॉबीज़, आपके शौक को मेंशन करते हुए, बताते हुए, आपके शौक को बताते हुए यार आपकी जो हॉबीज़ हैं, आपके जो शौक हैं उनको बताते हुए अपने मित्र को एक लेटर लिखिए। तो बच्चों ये लेटर और एप्लीकेशंस के लिए हम एक वीडियो अलग से लेकर के आएंगे जिसमें सारे लेटर और एप्लीकेशंस आपको बता दिए जाएंगे। तो इस प्रकार आपका ये रिवीजन सेकंड या कह सकते हैं रिवीजन एक्सरसाइजेस पार्ट 2 आपका पूरा हुआ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।